नमस्कार दोस्तों, स्टडी टिप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद के बारे में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं जीडीपी की परिभाषा। तो घरेलू सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। इसको आसानी से समझने के लिए हम एक गांव का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक गांव है जिसके अंदर कुछ फसलों का उत्पादन किया जाता है और वहाँ पे एक रिटेल शॉप है जहाँ पे कुछ सामान खुदरा में बेचा जाता है। तो फसल से एक साल के भीतर उस गांव को 10,000 रुपये की प्राप्ति होती है। 10,000 रुपये का फसल उस गांव के द्वारा उत्पादित किया गया। दूसरी तरफ उस गांव के अंदर जो शॉप है, रिटेल शॉप, उसके द्वारा 10,000 रुपये का माल बेचा गया। तो ये माना जा सकता है कि उस गांव का जीडीपी कुल मिला के कितना हो गया? 20,000 रुपये। 20,000 रुपये। तो एक रिटेल शॉप है। रिटेल शॉप क्या है? सेवाओं के अंतर्गत आता है, सर्विस के अंतर्गत आता है। सेवा का अन्य उदाहरण हो सकते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विस हो गया, जैसे हॉस्पिटल हो गया, जैसे सिनेमा हॉल हो गया। तो इस तरीके की जो कह सकते हैं व्यावसायिक चीज़ें हैं वो सेवाओं के अंदर आती हैं। जैसे बैंकिंग भी जो है सेवाओं के अंदर आता है। और उत्पादन आपको मालूम ही है, कुछ चीज़ें फैक्ट्री में उत्पादन होती है, कुछ प्राइमरी सेक्टर से मिलती है जैसे खेती, और कुछ चीज़ें फैक्ट्री से बन के आती हैं जैसे मोबाइल, जैसे लैपटॉप, जैसे आपका टीवी, फ्रिज, कूलर। तो इन सब चीज़ों का उत्पादन किया जाता है। तो अब भारत के संदर्भ में ये देखें तो सीधा सीधा ये कहेंगे कि हमको मूल्य दो ही जगह से प्राप्त होगा, या तो कोई चीज़ उत्पादन करके हम बेचेंगे या तो कोई सेवा देंगे। तो उसी का मूल्य हम क्या माना जाता है? उसी के मूल्य को हम जब ऐड कर लेते हैं तो उसको जीडीपी माना जाता है। तो ये परिभाषा वही बोल रही है कि घरेलू सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। इस परिभाषा के अंदर दो तीन की टर्म मिलते हैं। सबसे पहला है घरेलू सीमा, ठीक है, एक है घरेलू सीमा, दूसरा आता है वित्तीय वर्ष और तीसरा आता है अंतिम मौद्रिक मूल्य। और ये तीनों की टर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए एक एक करके समझते हैं इस की टर्म को। सबसे पहले देखते हैं घरेलू सीमा क्या है। तो भारत के लिए घरेलू सीमा मानी जाती है एक तो मेनलैंड जो भारत की मुख्य भूमि है, दूसरे भारत के आसपास भारत का ही हिस्सा है जिसको आइलैंड या फिर द्वीप समूह बोला जाता है, जैसे अंडमान निकोबार। तो जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो भारत के मेनलैंड को भी देखते हैं और भारत के आइलैंड को भी देखते हैं, ठीक है, इन दोनों चीज़ों को देखते हैं। दूसरा, भारत की जो सेना है उसके बेस यानी सैन्य अड्डे वो भारत के बाहर भी कई जगह पे हैं, जैसे श्रीलंका में है, ठीक है, जैसे सिंगापुर में है, जैसे ईरान में है। तो इन जगहों पे बहुत सारी सेवाएं दी जाती हैं या कुछ उत्पादन भी किया जाता है। तो जब भारत की जीडीपी का कैलकुलेशन किया जाएगा, गणना की जाएगी, तो यहाँ पर भी जो सेवाएं दी जा रही हैं उसको भी हम जीडीपी में ऐड करेंगे। इसके अलावा मुख्य भूमि के अलावा जो हमारी तट रेखा है, मान लीजिए भारत का तट रेखा है, ठीक है, तो यहाँ से तट रेखा से लगभग 12 मील या 21 किलोमीटर ये भारत का भारत की सीमा मानी जाती है। तो इस समुद्री सीमा में जो भी उत्पादन होगा, उदाहरण के लिए झींगा का उत्पादन हो गया, मछली का उत्पादन हो गया, सीप का उत्पादन हो गया, या फिर मोती का उत्पादन हो गया, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो समुद्र से हमको प्राप्त होते हैं। तो उससे भी जो उत्पादन करके उसको बेच करके जो मूल्य हमको मिलेगा वो भी हम जीडीपी में शामिल करेंगे। इसके अलावा भारत के दूतावास
पूरे विश्व में फैले हुए हैं। उन दूतावासों में भी बहुत प्रकार की सर्विसेज दी जाती हैं और बहुत प्रकार के प्रोडक्शन का काम भी होता है। तो उससे जो हमको आय प्राप्त होता है, जो वैल्यू प्राप्त होती है, जो मूल्य प्राप्त होता है, उसको हम घरेलू सीमा के अंदर लेते हैं। एक एग्रीमेंट होता है, वो उसके अनुसार जो भी दूतावास है वो उस देश का माना जाता है जिस देश का वो दूतावास है। ठीक है। इसके अलावा जब हम जीडीपी की गणना करते हैं तो इन चारों जगहों पे भौगोलिक सीमा, सैन्य अड्डे, समुद्री सीमा और दूतावास में, ठीक है, भारतीय कंपनी और विदेशी कंपनी दोनों का ऐड करते हैं। भारतीय कंपनी, मान लीजिए टाटा ने 1 लाख रुपए का प्रोडक्शन किया या सर्विस दिया, तो इसको भी जीडीपी में जोड़ेंगे। और मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी जैसे एप्पल जो आईफोन बनाती है, इसने 1 लाख रुपए का सर्विस दिया या प्रोडक्शन किया, तो ये भी जीडीपी में हम जोड़ते हैं। तो जब जीडीपी की गणना हम करते हैं तो भारतीय कंपनी और विदेशी कंपनी दोनों को ऐड करते हैं। अब देखते हैं वित्तीय वर्ष। तो भारत के संदर्भ में जो वित्तीय वर्ष माना जाता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और ये 31 अप्रैल को एक वर्ष ख़त्म हो जाता है। 31 मार्च को एक वर्ष ख़त्म हो जाता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो समय है उसको एक वित्तीय वर्ष कहा जाता है। और इसी अवधि के दौरान जितना भी प्रोडक्शन होगा, जितनी भी सर्विस दी जाएगी, उसकी जो वैल्यू होगी, उसकी जो फाइनल वैल्यू होगी, उसको हम जीडीपी के रूप में जानते हैं। अब देखते हैं अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या है। तो अंतिम मौद्रिक मूल्य की गणना हम कैसे करते हैं, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। हमने खेत में गेहूं का उत्पादन किया, मान लीजिए इसकी वैल्यू है 1000 रुपये। फिर हमने इसको पीसा, इसको फ्लोर मिल में ले जा कर के पीसा और फिर इसको वैल्यू हमको 1500 रुपये प्राप्त हुई। फिर ये आटा आगे फैक्ट्री में जा कर के 3000 रुपये का ब्रेड तैयार किया। तो अब देखा जाए तो जीडीपी के अंदर अगर सारे प्रोडक्ट को हम जोड़ लेंगे, सारी सर्विसेज को जोड़ लेंगे, तो इस तरीके से हम देखते हैं इसकी वैल्यू डबल आ जाएगी। कैसे? एक बार गेहूं का हमने जोड़ दिया, एक बार आटे का जोड़ दिया और एक बार ब्रेड का जोड़ दिया, तो हम देखते हैं एक ही वैल्यू रिपीट हो जा रही है। क्योंकि जब हम आटे की वैल्यू 1500 रुपये ले रहे हैं तो इसमें गेहूं की वैल्यू पहले से ऐड है, और जब हम ब्रेड की वैल्यू ले रहे हैं 3000 रुपये तो इसमें आटे की वैल्यू पहले से ऐड है। तो इसलिए ब्रेड को फाइनल प्रोडक्ट माना जाएगा, अंतिम वस्तु मानी जाएगी, ब्रेड को अंतिम वस्तु मानी जाएगी। और ये जिस एमआरपी, ये जिस मूल्य पे बिकेगा उसको हम अंतिम मौद्रिक मूल्य लेते हैं। इसी से जो जीडीपी की सही गणना हो पाती है। तो ये था अंतिम मौद्रिक मूल्य, जो कि जीडीपी की गणना के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं कि अब हमने सारी की टर्म को अच्छे तरीके से समझ लिया। अब देखते हैं इसकी परिभाषा फिर से। तो घरेलू सीमा के भीतर, ठीक है, एक वित्तीय वर्ष मतलब 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक में उत्पादित वस्तु जो फैक्ट्री से हो रही है या छोटे छोटे उद्योग में जो हो रहा है, सेवाएं, जो तमाम प्रकार की सेवाएं प्रदान की जा रही है, उनका जो फाइनल वैल्यू है, जो अंतिम मौद्रिक मूल्य है, वही जीडीपी कहलाता है। तो आगे देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो जीडीपी को जानने के लिए ज़रूरी हैं। तो भारत के अंदर एक संस्था है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ये जो संस्था है ये भारत के अंदर जीडीपी की गणना करती है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि भारत के अंदर जीडीपी की गणना कौन करता है, तो आप सीधे सीधे बताएंगे कि भारत के अंदर जीडीपी की गणना एनएसओ करती है, एनएसओ के द्वारा की जाती है। एनएसओ के पास हर प्रकार का डेटा होता है, उसका काम ही होता है डेटा को कलेक्ट करना। अगला महत्वपूर्ण जो बात है जीडीपी गणना के लिए, जैसे हमने आपको बताया
कुछ चीज़ें फैक्ट्री में बन रही हैं तो हम उसको प्रोडक्शन के अंदर ले लिए, और कुछ सेवाएं प्रदान कर रहे हैं उसको हमने सर्विस के अंदर ले लिए। लेकिन एक और प्रकार की एक्टिविटी हर अर्थव्यवस्था में होती है, वो चीज़ होती है पुरानी वस्तुओं को बेचना। तो मान लीजिए कोई पुरानी वस्तु है 10,000 रुपये का, ठीक है, 10,000 रुपये की वस्तु है, जब हम उसको बेचने जाते हैं तो हमको 8,000 रुपये की प्राप्ति होती है। तो ये जो पुरानी वस्तु हमने बेचा, इसकी गणना हम जीडीपी में इसके वैल्यू को ऐड नहीं करते, ठीक है। हम नए वस्तुओं को ऐड करेंगे वो ठीक है, लेकिन पुरानी वस्तु अगर हम बेच दिए हैं कम दाम में तो इसको हम ऐड नहीं करेंगे। लेकिन हो सकता है आपके पास 100 साल पुरानी कोई गाड़ी हो, ठीक है, या फिर कोई 200 साल पुराना कोई सिक्का हो, या फिर कोई ऐसा घर हो जो बहुत ज़्यादा पुराना हो, मतलब जिसका मूल्य बहुत ज़्यादा हो, उसके वास्तविक मूल्य से भी कहीं ज़्यादा हो। तो ऐसे आइटम अगर बेचे जाते हैं तो उसका मूल्य हम उसकी वैल्यू को हम जीडीपी के अंदर ऐड करते हैं। मान लीजिए भारत के अंदर कोई एक कार बिकती है 1 करोड़ रुपए की, ठीक है, एक कार बिकती है 1 करोड़ रुपए की, और इस कार की मौद्रिक मूल्य जो एमआरपी था जब उसको ख़रीदा गया था वो 20,000 रुपये था। अब क्योंकि उसको किसी राजा महाराजा ने चलाया होगा या किसी प्रसिद्ध व्यक्तित्व का वो कार रहा होगा, उसकी नीलामी की गई और 1 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। तो ये हम जीडीपी में ऐड करेंगे, ये जो वैल्यू होगी वो जीडीपी के अंदर ऐड की जाएगी। अगला हम देखते हैं कि भारत का वर्तमान में जीडीपी कितना है। तो आपको जानकर के खुशी होगी कि भारत का वर्तमान में जो जीडीपी है, जो लेटेस्ट आंकड़े हैं, उसके अनुसार भारत की जीडीपी 4 लाख करोड़ डॉलर पार कर गई है। और जैसा कि गवर्नमेंट का विजन है, बहुत ही जल्द भारत दुनिया के टॉप अर्थव्यवस्था में पहुंचने की उम्मीद रखता है और 5 लाख करोड़ डॉलर के नज़दीक पहुंच जाएगा 1 से 2 साल में। तो ये था आज का पूरा वीडियो। आई होप आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।